ये भारत जो आज ऐसा है ये ऐसा नहीं था। आज जैसा भी नहीं और अब से कुछ साल पहले जैसा था वैसा भी नहीं। आज तो हालात बहुत नाजुक, हर तरह की पाबंदियां हैं, कमजोरों पर जुल्म हो रहे हैं, गरीबों पे खाने के लिए रोटी की व्यवस्था नहीं है, बहन बेटियों पर अन्याय हो रहे हैं, धार्मिक आजादी खत्म होती जा रही है और पढ़ लिख के जो बच्चे नौकरी रोजगार कर रहे थे वो सरकारी नौकरियां खत्म। 500 रुपए पेंशन के नाम पे कुछ लोगों तक विधवा वृद्धा विकलांग पेंशन जो है वो पहुंचती है, सब लोगों तक नहीं पहुंचती। बहुत सारे लोग गांव में ऐसे जिनके कागज भी नहीं मिलते। नौजवान पढ़ा लिखा बेरोजगार घूम रहा। प्राइवेट स्कूलों में फीस इतनी होगी कि कोई गरीब का बच्चा उनमें पढ़ नहीं सकता। प्राइवेट हॉस्पिटलों में जहां अच्छा इलाज मिल रहा है वहां गरीब आदमी नहीं भर्ती हो सकता। इस तरह के हालात हैं। जैसा मंत्री जी ने जब बताया वो अपनी बात को बता रहे थे कि देश में जो संविधान है तो संविधान ने सुनिश्चित किया कि हर बहन बेटी को, हर नौजवान को, हर व्यक्ति को, किसी भी जाति धर्म का हो, सबको बराबर के अधिकार होंगे। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, कोई भी हो, और कोई छोटा बड़ा नहीं हो। इस बात को 600 साल पहले सतगुरु रविदास जी महाराज कहते, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबनुअन और छोटे बड़े सब बसे रविदास रहे। कि राज ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो, कोई भेदभाव ना हो, किसी में जुल्म जाति अत्याचार ना हो, सब लोग बराबर हो, कोई बहुत अमीर ना हो, कोई बहुत गरीब ना हो, सबको खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की और सर ढकने के लिए छत की और पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था हो। 600 साल पहले क्या कहते। उसी राज को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा कि देश में किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति कोई छोटा बड़ा नहीं, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, सब लोग अपने धार्मिक स्थलों में अपना पूजा, अपनी उपासना जो भी वो करना चाहते हैं जिस तरह से कर सकते हैं। भारत के संविधान इस बात की इजाजत देता है। आर्टिकल 25-26 इस बात की पुष्टि करता है कि सभी को धार्मिक आजादी है और यही वो संविधान है जो अगर कोई किसी पे जुल्म जाति कर देता है तो वो सजा का भी प्रावधान कर रहा है कि अगर आप कोई किसी को अपमानित करेगा तो उसको भी सजा मिलेगी, कोई किसी का मारपीट करे उसको सजा मिलेगी, कोई किसी बहन बेटी का अपमान करे उसको सजा मिलेगी। लेकिन आज ये संविधान इसलिए खतरे में है क्योंकि संविधान की रक्षा करने वाले लोगों ने अपनी जिम्मेदारी और काम कम कर दिया। अब इस देश में तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सुनिश्चित किया था कि जिन लोगों को सदियों तक कुर्सी पर बैठने का मौका नहीं मिला, जिन लोगों के जीवन में तमाम तरह की गरीबी, बेबसी, लाचारी और जिनके जो सपने तो देख सकते हैं लेकिन सपनों को पूरा नहीं कर सकते, उनको भी राजकाज करने का मौका मिलेगा। लेकिन दुश्मन बड़ा समझदार, दुश्मन ने सोचा कि इस तरह से तो गरीब आवाम भी कुर्सी पे बैठ जाएगी, तो उसने षड्यंत्र किया कि इनके पास वोट है और हमारे पास नोट है, हम इनकी वोट को नोट से खरीदते रहेंगे। लंबे समय तक ये संघर्ष चला और बाबा साहब जो चाहते थे वोट के जरिए हो वो नहीं हो पाया और अपनी बात को समझाते समझाते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस दुनिया से चले। फिर इस बात की जिम्मेदारी 10 साल के बाद माननीय काशीराम साहब ने उठाई और उन्होंने गांव गांव जाकर समाज को समझाना शुरू किया और लोगों से कहा कि पहले तो छिटे पिटे लोग, टूटे फूटे लोग, सताए हुए लोग एकजुट हो जाओ और फिर अपनी वोट का सही इस्तेमाल करो और ये वोट का अधिकार गुलामी से मुक्ति के लिए मिला है, न कि इस वोट को बेच के आप लोग कुछ पैसा कमा के अपने जीवन में बदलाव कर सकते। क्योंकि जब ये वोट उन्हीं के खाते में चला जाएगा जो राजकाज कर रहे हैं तो आपका बच्चा कुर्सी पर नहीं बैठ पाएगा। जब आपका बच्चा कुर्सी पर नहीं बैठेगा और सिस्टम में आपकी हिस्सेदारी नहीं होगी तो आपकी देखरेख नहीं। उन्होंने ही बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में सरकारी इंस्टीट्यूशन भी बनाया। ये जो अधिकारी आज बैठते हैं, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का हो, चाहे वो डीएम हो, एसपी हो, कलेक्टर हो, वकील हो, जज हो, चाहे वो सेक्रेटरी हो, पटवारी हो, तमाम तरह के जो पद बनाए, ये पद आपकी सेवा सुरक्षा के लिए बनाए कि जो योजना बनेगी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आज क्या है, आप किसी दफ्तर में चले जाओ, बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता। और अगर आपको झूठ में भी कोई पकड़ के ले जाए सबके बिना पे, तो भी आप बिना पैसे दिए छूट भी नहीं सकते।
और अगर जैसे हमने बचपन में पढ़ा था किताब में, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, कि अगर कोई नहीं मिल रहा है तो किसी के गले फंदा गिर कर किसी को भी सूली पे चढ़ा दो। ये भी आज देश में देखने को मिल रहा है। तो सवाल ये है कि इस देश में क्या गरीब गरीब बना रहेगा? क्या माओ बहनों को 60 साल के बाद जब वो वृद्ध हो जाते हैं, क्या इस देश में अच्छा जीवन जीने की क्या अधिकार उनको नहीं है? क्या किसान को, मजदूर को सुख सुविधाओं का अधिकार नहीं है? क्या पढ़ी लिखी बहन बेटियों को रोजगार का अधिकार नहीं है? क्या पढ़े लिखे भाइयों को बेरोजगारी से मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए? क्या सरकारी नौकरियां, जैसे अभी एक सरकारी नौकरी किसने दिया था पुलिस की भर्ती में, कितना पैसा भरा? 400 रुपए। देखो, एक तरफ तो डकैती चल रही है सरकार की वजह से, कैसे कि 300 साढ़े 300 रुपए का सिलेंडर 1150 का कर दिया, 150 रुपए का बिजली का बिल 550 600 रुपए कर दिया, 50 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए का कर दिया, और 50 रुपए की दवाई 250 रुपए की कर दी। फिर आप कहीं जाके देख लो, आज यातायात के साधन भी जो है वो खर्चीले हो गए। पहले जो किराया लगता था आपका यहाँ हरिद्वार का, आज उसका कितना लगता होगा आप चेक करके देख लें। ठीक है, ऊपर से 400 रुपए पर बच्चे से लिया कि आपको नौकरी देंगे, 48 लाख बच्चों ने फार्म भरा और 200 करोड़ रुपए सरकार के खाते में जमा हुए। यानी कि सरकार दे तो नहीं रही, लेकिन लूट जरूर रही है। तो और फिर पेपर की भर्ती का पेपर, वो जो पेपर है वो लीक करा दिया। अब बच्चे नौजवान पढ़े लिखे मन में सुन के अब कुछ दिनों बाद 2 साल बाद उनकी उम्र भी चली खत्म हो जाएगी उस तरह से, तो वो नौकरी भी नहीं कर पाएंगे। तो इस देश में गरीब का बच्चा करेगा क्या? अगर आप ये चाहते हो कि ये सिस्टम दोबारा से उसी ढांचे में आए कि हम लोग गरीब कमजोर लोग भी आगे बढ़े, जिस तरह पहले हमारे यहाँ टूटे फूटे छप्पर होते थे, आज हमने ईंट के पक्के मकान बना लिए, तो ये मकान भी सुख सुविधा से अर्जित हो। तो आपको लोकतंत्र की शक्ति को समझना पड़ेगा। जिस जुल्म जाति के अत्याचार को उन्होंने आपके ऊपर किया, आप उस लाठी का जवाब लाठी से नहीं दे सकते हो, उस अन्याय का जवाब अन्याय से नहीं दे सकते। इस सब का जवाब देने का एक मौका आपको मिलता है कि आप वोट की ताकत से उनको सबक सिखाओ, वोट की चोट दो और अपने व्यक्ति को कामयाब करो। जब तक आप ये नहीं करोगे तो ऐसे लोग कुर्सी में बैठे रहेंगे जो आपकी वोट लेके जाएंगे, तनख्वाह लेंगे, पेंशन लेंगे और आपकी तरफ पलट के भी नहीं देंगे। और आपको एक गरीबी मैं आपको लिख के देता हूं, मेरी माए बहने बैठी हैं, ये गरीबी 10 साल में खत्म हो जाएगी। मेरी बात को आप याद रखना, मैं आपको संकल्प के साथ कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। अगर सिस्टम में अच्छे लोग आकर बैठ जाए, जो तनख्वाह मिलती है नेताओं को, जो तनख्वाह मिलती है अधिकारी कर्मचारी को, आपके टैक्स के पैसे से मिलती है, जो सुख सुविधा उनको मिलती है आपके पैसे से मिलती है। जब आपके पैसे से उनको सुख सुविधा मिल सकती है तो आपको भी मिल सकती है। 14-15 लाख करोड़ रुपए अडानी का अंबानी का माफ करने वाले किसान कमजोरों का 1 रुपया माफ नहीं करते, 10,000 रुपए बिजली के बिल पे आपसे काट देते हैं और 4 मारते हैं लट। मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि 1 रुपया लीज पे उद्योगपतियों को 100 साल के लिए जमीन देती सरकार, और आप अगर एक घर जमीन पे एक ईंट फालतू कर लोगे तो आपको आप पे कर मुकदमा, आपको भेज देंगे जेल। ये है इस देश में, ये सब देश अमीरों के हाथ में चला गया और वो पैसे के आधार पर सत्ता में आते हैं, सत्ता के आधार से पैसा कमाते हैं, वो मौज काट रहे हैं। गरीब इस देश में बेबस हो गया। अगर इस बेबसी खत्म करना है तो एक ही रास्ता, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अगर आप सोचो लाठी से बदल दोगे, नहीं बदल सकते। आप समझो कि आंदोलन करके गोली खाकर बदल दोगे, नहीं बदल सकते। हाँ, अगर आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करो तो बदला जा सकता है। अगर आपने इस बार इस लड़ाई में चंद्रशेखर आजाद की मदद की तो फिर आपको किसी का आगे हाथ फैलाना नहीं। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये 500 रुपए पेंशन आपकी किसने बैठ के बनाई? क्या वो अपनी मां को भी 500 रुपए पेंशन देते हैं जिन्होंने बैठ के बनाई? बताओ, 500 रुपए में एक शोल आ जाता है क्या मेरी बहनों? बताओ, एक नया शोल 500 रुपए में आ जाता क्या? वो दिन चले गए। तो आप समझो वो गरीबों को जो कुछ देते हैं, मजाक उड़ाते हैं वो गरीबों का। जैसे किसी को भूख लगी हो, 4 रोटी उसको 1 रोटी देके और 3 रोटी उसके आगे से उठा ले। मैं पूछना चाहता हूं, जो नौजवान बेरोजगार है, क्या उनको बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? भाई आप लोग बताओ। पढ़े लिखे नौजवान को बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? आप ये बताओ, जब आपने मेहनत करके स्कूल में पैसा लगाकर फीस देके पढ़ाई की है तो भाई आपके माँ बाप ने तो पेट काट के पैसा दे दिया, तो अब नौकरी रोजगार नहीं मिल रहा, कौन जिम्मेदार है? सरकार तो कहते हैं ठेका लेना, ठेका लेना तो उसे छोड़ दो। अगर तुमने ठेका ले रखा
तुमने ठेका ले किसका रखा? अडानी मारेगा? तुमने ठेका ले किसका रखा? पूंजीपति होगा? गरीबों का ठेका कौन लेगा? गरीबों को अपना ठेका अपने आप लेना पड़ेगा और उन्हें वोट की ताकत से अपने बीच के व्यक्ति को कामयाब करना पड़ेगा, तब जाके बात आगे। वरना अगर आप ये काम नहीं करोगे तो फिर आप इस देश में गरीबी बेबसी में जीते रहोगे और आप ये सोचते रहोगे कि भाई ईश्वर हमारी मदद नहीं करता। ईश्वर किसकी मदद करता है? हर कहते ना, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। ऊपर वाला भी, कुदरत भी, ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करता है। आप पहले आप चलो एक कदम, तब जाके लड़ाई आगे बढ़ेगी। यहाँ पे सोचो कि आप घर में बैठे रहो, रोटी टुकड़ा घर से आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जब आप घर से चल के खेत में मेहनत करोगे तब फिर रोटी टुकड़ा भी आपकी तरफ चल के आएगा। बताओ, किसान खेत में काम करता है तो फसल तो बहुत दिन बाद होती है, मेहनत ही करता है ना, फिर कुदरत में भरोसा करता है कि मेरी मेहनत को सफल करना। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, इस बार आप इस लड़ाई में हमारा साथ दो। बताओ दोगे नहीं दोगे? बताओ बताओ जो लोग साथ देंगे। ये मेरी दादी माँ से पूछ रहा हूँ, बताओ अपने बेटे की मदद करोगे नहीं करोगे? मैं दोनों हाथ उठाओ। एक हाथ उठाने वाले को तो मालूंगा इनको, ये मानूंगा वो तो धोखा देने के लिए उठा रहा है, मुंह दिखाई कर रहा है। ये जो मेरी बहनें ऊपर बैठी है माए, बताओ साथ दोगी नहीं दोगी? देखो, एक होता है धक्का, एक होता है धोखा। धक्का दे दो, आज मना कर दो, नारायणपुर वालों कोई शिकायत नहीं करूंगा आपसे। जब तक मेरे शरीर में लहू का आग निकलता रहेगा, पूरी ईमानदारी से आपके इस गरीबी बेबसी काटने के लिए लड़ता रहूंगा। आज मना कर दो, कोई शिकायत नहीं करूंगा, दोनों बात का। लेकिन ऐसा ना हो कि मैं चला जाऊं, कोई पैसे लेके आ जाए उसकी बातों में आके और मुझे कमजोर करने के लिए पैसे वालों का साथ दे दो। ऐसा तो नहीं करोगे? और हाथ उठा के बताओ, ऐसा तो नहीं करोगे? धोखा तो नहीं दोगे? पक्का? अगर गरीब भी गरीब को धोखा देगा तो फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। क्यों भाई? ये बहनें जो ऊपर बैठी, बताओ, पैसे वाले की बातों में तो नहीं आओगी? जिन लोगों ने वोट लेकर ठगा उनकी बातों में तो नहीं आओगी? किसे दोगी वोट इस बार? बताओ, जोर से बताओ, जोर से बताओ। अगर केंद्र कामयाब हो गई, फिर कह रहा हूं, ये सतगुरु रविदास जी, बाबा साहब गौतम बुद्ध आपने लगाए, अगर केंद्र कामयाब होगी तो आप ये मान लेना कि किसी गरीब की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख पाएगा। उस दिन के बाद मेरी इस बात को आप याद रखें। अधिकारी कर्मचारी जहां माथा टेकने जाते हो कि भाई वो हमारे मालिक है, वो अधिकारी कर्मचारी गांव में कैंप लगाने आएंगे, मेरी बात को याद रखना। आपको राशन कार्ड के लिए, राशन के लिए, आपको आधार कार्ड के लिए, किसी और कार्ड के लिए किसी के दफ्तर में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। मेरी बात को आप याद रख लेना, ठीक है? आपके आगे की लड़ाई लड़ लेगा आपका भाई चंद्रशेखर आजाद, इस बात के पीछे की लड़ाई लड़ो आप बताओ कामयाब करोगे नहीं करोगे? देखो, एक बात अधूरी रह गई थी, क्योंकि ऐसा हुआ कि वो भाई का बहन मैंने अपनी मां से सीखा, किसी के सुख में शामिल होना, दुख में शामिल हो। तो मैं इसलिए चला गया, जब मेरे सामने जनाजा जा रहा था उसको कंधा देने के लिए। ठीक है, मैं आपसे बता रहा हूँ, जब बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिलाया तो इन्होंने नोट से खरीदने शुरू किए। और जब मैंने व काशीराम साहब ने समाज को तैयार किया कि नोट से बिकना नहीं, तो मशीन लिया है, या ईवीएम द्वारा वोट की चोरी हो जाती है, आप किसी को तो जाती उनको ही है। तो उस ईवीएम का इलाज करने के लिए भी 3 महीने का आंदोलन हम लोग कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हमारे पक्ष में आएगा, चुनाव बैलेट पेपर से होगा इस बार, ठीक है? और अगर बैलेट पेपर से नहीं हुआ तो हमने उनको दूसरा ऑफर ये दिया है, आप कहोगे चुनाव में समय कम है भाई कर नहीं सकते, तो एक वीवीपैट लगाइए आपने, इसमें वो पर्ची दिखती है कि किसे जा रही है वोट, उस पर्ची को आप हमारे हाथ में दे दो, हम उसको देख लें मन मुड़ करके भाई ये धोखा तो नहीं हो रहा। और जब हमें ये महसूस हो जाए कि जिसको वोट दी उसकी छपी है और हम पर्ची को उसमें जमा कर दें बक्से में, उसी बक्से की हमारी पर्ची गिन देना, हमें मशीन की जरूरत है नहीं। क्योंकि जब हम 5 साल इंतजार करते हैं वोट देके, और इस देश में एक दिन में चुनाव नहीं होता, पूरे देश में 1.5 महीना लगेगा, आप देखना लगेगा। जो पहले चरण में वोट गिर देगा उसकी वोट कितने दिन में गिर जाएगी? 1.5 महीना लगेगा पूरा, मेरी बात को याद रखना, ठीक है? तो जब हम 1.5 महीने इंतजार करेंगे तो 2 दिन और कर लेंगे, है जी? अगर वोट की चोरी नहीं होनी चाहिए तो अगर आप वोट डालोगे चंद्रशेखर आजाद को तो जाएगी किसको? चंद्रशेखर आजाद, ठीक है? तो बताओ केंद्र को कौन कौन वोट देगा? हाथ खड़े करके बताओ। मैं ये देख रहा हूँ कौन कौन खड़ा नहीं कर रहा, मेरा तो बस यही काम है, जो हाथ खड़े नहीं कर रहा उनको देखना, जो हाथ नहीं खड़ा कर रहा फिर उसको मनाऊंगा जैसे बैठा भाई क्यों हमारे साथ नहीं है?
ये भाई खड़ा है पीछे हरी जैकेट वाला, ये हमारे साथ नहीं है भाई, आपके सर के पकड़ के बराबर में आपके खब्बे हाथ को देख रहे हैं भाई जो खड़ा हुआ मफलर वाले के पीछे में एक हाथ खड़ा दोनों मिनट उठा रहे भाई, बताओ एक हाथ उठावा